दोस्तों नमस्कार। समूची दुनिया के सामने युद्ध को लेकर संकट गहरा रहा है, लेकिन दुनिया के सामने के इस संकट के मद्देनजर पहली बार भारत का संकट अपने लिए सबसे बड़ा है। क्योंकि भारत की आजादी के बाद या कहें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितने भी युद्ध हुए हों, भारत कभी किसी युद्ध करने वाले देश के साथ खड़ा नहीं हुआ, या कहें जिस पर युद्ध थोपा गया उसके साथ भी भारत खड़ा नहीं हुआ। भारत की भूमिका हमेशा से गुटनिरपेक्ष की रही, और ध्यान दीजिए तो इस भूमिका को उसने यूक्रेन युद्ध के समय भी जिया। भारत के प्रधानमंत्री रूस भी गए, भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन भी गए। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया रूस पर, बावजूद इसके रूस से सस्ता तेल भारत ने खरीदा, और यूक्रेन को भी यह मैसेज दिया कि हम अपनी इकोनॉमी संभालेंगे। यूरोप को भी मैसेज दिया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था देखेंगे पहले, और अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय बाइडेन थे, उनको भी मैसेज दिया कि दरअसल हमारी अपनी जरूरतें जरूरी है। लेकिन एक झटके में ईरान पर जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उसके बाद की परिस्थितियों में भारत कहां पर खड़ा है। अब सवाल या तो नए स्टैंड लेने का है या फिर पुराने स्टैंड को बदलने का है, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार यह लगने लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर चाहते भी हैं कि वह युद्ध से बाहर निकल आए, तो फिर ईरान ने ऐसी परिस्थिति अब तो बना ही दी है कि किसी भी हालत में वह इस युद्ध को जारी लंबे वक्त तक रखना चाहेगा। और आज पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बयान दिया, उस बयान के 3 वक्तव्य बड़े मायने रखते हैं। पहला वक्तव्य तो यही है कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर जो अमेरिकी बेस है, अमेरिका उस पूरे बेस को वहां से हटा ले। और खाड़ी देशों से ईरान ने कहा, देख लीजिए, शांति और सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने ये बेस बनाए थे, सब कुछ छिन चुका है। और उसके बाद साफ तौर पर कहा कि हमारा जो भी खर्चा हुआ है वो अमेरिका और इजराइल को इस युद्ध में जो खर्च हुआ उसे चुकाना पड़ेगा। होर्मुज़ रूट बंद रहेगा, कोई वहां से गुजर नहीं सकता है। और इन सब के बीच आज पहली बार सबसे ज्यादा कच्चा तेल जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन से जुड़े 32 देशों ने रिलीज किया, बावजूद इसके विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। वो $100 प्रति बैरल तक पहुंची गई। ईरान धमकी दे रहा है यह $200 तक तो पहुंच जाएगा और हम होर्मुज़ रूट नहीं खोलेंगे। इस होर्मुज़ रूट को ना खुलने देने की परिस्थिति में जिन जिन देशों को मुश्किल हालात है वो जानते हैं, खर्चा बढ़ चुका है, वक्त ज्यादा लग रहा है, सारे लॉजिस्टिक डगमगा चुके हैं। अपने अपने देश के भीतर खास तौर से एनर्जी को लेकर कौन सा विकल्प खोजें उन्हें नहीं पता है। तो ऐसे में भारत यूक्रेन युद्ध के वक्त तो रशिया के साथ और वहां से तेल ला रहा था और रिफाइन करके यूरोप के बाजार में एक्सपोर्ट भी कर रहा था, कमाई भी हो रही थी। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। परिस्थितियां इसलिए अलग है क्योंकि जो यूरोप और जो अमेरिका रशिया को युद्ध के लिए दोषी मानते थे, उसी अमेरिका ने सारे सैंक्शंस खासतौर से तेल बेचने को लेकर रशिया पर से हटा लिए, क्योंकि यूरोप तक वो तेल जा सके और उस तेल को भारत खरीदेगा, इसका खुला ऐलान भी व्हाइट हाउस के जरिए हो गया। यानी भारत अमेरिका के लिए युद्ध के बीच में उन सहूलियतों को बनाएगा जो सहूलियतों से मुश्किल हालात यूरोप के सामने होगी, और जो कच्चा तेल भारत रूस से खरीदेगा उसको अपने देश में रिफाइन करके वह यूरोप के बाजार में बेचेगा। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि अब भारत के भीतर की परिस्थितियां, खास तौर से जो एलपीजी, सीएनजी, फर्टिलाइजर को लेकर खड़ी होने वाली और कच्चे तेल को लेकर भी खड़ी होगी, क्योंकि दुनिया के बाजार में अगर तेल की कीमत बढ़ रही है तो अब रूस सस्ते में तो तेल भारत को देगा नहीं। बाजार कीमत से $4 से $5 वो ज्यादा ही लेगा, क्योंकि सौदा तो यही है कि भारत रिफाइन करे, उसको एक्सपोर्ट करे यूरोप में और वहां से कमाई कर ले। यानी भारत की अपनी इकोनॉमी सस्ता तेल नहीं बल्कि महंगा तेल,
डॉलर के मुकाबले सस्ता होता रुपया, और इन सब के बीच अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाले, ये सवाल खड़े तो हो गए। शायद इसीलिए ये सवाल अब बड़े हैं क्योंकि भारत स्टैंड इजराइल के पक्ष में ले चुका है। युद्ध की शुरुआत से 24 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में थे और दुनिया भर के देशों में इस बात का तो खुला जिक्र है कि भारत अगर अमेरिका के लिए तेल रूस से खरीदेगा और यूरोप बेचेगा तो फिर ईरान के साथ कैसे समझौता होगा, और अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो फिर भारत की मुश्किल से निजात अमेरिका दिला पाएगा, इजराइल दिला पाएगा, जो खुद इस वक्त संकट में है। परिस्थितियां इतनी नाजुक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब यह कहने से चूके नहीं कि कल तक जो जिक्र हो रहा था तेल टैंकरों को हम अपनी सुरक्षा में होर्मुज़ रूट से पास करा देंगे, अब यह संभव नहीं है। यानी आसान भारत के लिए अब कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच पहली बार, एक बार, दो बार, तीन बार और तीसरी बार भारत के विदेश मंत्री ने जब ईरान के विदेश मंत्री से बात की तो यही बात की कि होर्मुज़ रूट से भारत के लिए जो जहाज हैं उनको आने दिया जाए। जवाब नहीं आया। लेकिन सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं उनका शाम के वक्त जो पहला वक्तव्य सामने आया उसका मैसेज बहुत साफ है। उसका मैसेज है कि जो इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है उनके लिए तो सहूलियतें हैं। वो सहूलियत हमास के लिए भी है, हिजबुल्लाह के लिए भी है, चीन के लिए भी है, रूस के लिए भी है। ये लोग साथ खड़े हैं। अब यहां पर सवाल है भारत कौन सी डील करेगा ईरान के साथ जिससे भारत को वो सहूलियत हो जाए। लेकिन इजराइल तो ईरान का दुश्मन है और दुश्मन के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर ये कहने से चूके नहीं, आपको भरपाई करनी होगी जो खर्च हमने किया इस युद्ध में, और जो बम आपने और जो मिसाइल गिराया बच्चों के स्कूल पर मिनाब में 150 से ज्यादा बच्चियां मारी गई, उस खून का बदला भी लिया जाएगा। और यह चेतावनी वह इजराइल को भी दे रहा है और अमेरिका को भी दे रहा है। अमेरिका समझ चुका है कि युद्ध में वो वापस पैर खींचने की कोशिश करे तो भी ईरान खींचने देगा नहीं। इजराइल की स्थिति अपने तौर पर कितना लंबा युद्ध लड़े नाजुक हो चली है। खाड़ी देशों को अपने तौर पर तय करना है अब अपने देश में अमेरिकी बेस को रहने दें या ना रहने दें। तब सवाल है कि भारत के सामने जो संकट है वो संकट अपने देश के भीतर गहराते हुए उन लोगों के भीतर जो असंतोष अब पनप रहा है, जो टेलीफोन उठाते हैं, गैस बुक करना चाहते हैं और बुक नहीं हो पाता है, जो चाहते हैं कि इस दौर में पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में ना लगना पड़े, वो स्थिति नहीं है। इस दौर में जो भी सरकार कानून जमाखोरी के खिलाफ लागू कर चुकी है, ब्लैक ईयर नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो, लेकिन ऐसी स्थिति इस देश के भीतर क्यों नहीं हो पा रही है? जो पार्लियामेंट में कहा गया, जो मंत्री ने कहा, वो जमीन पर हकीकी तौर पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? इस बदलती हुई परिस्थिति में क्या भारत इजराइल के करीब है और अब ईरान उसे अपने करीब इसलिए नहीं आने देगा क्योंकि अगर भारत रूस से तेल खरीदकर यूरोप में तेल बेच सकता है तो फिर होर्मुज़ रूट से आने वाले तेल और गैस को लेकर भी उसको कहीं वो एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप में तो नहीं करेगा। यह सवाल ईरान के सामने है। इसीलिए जब आज एमईए के प्रवक्ता से यह सवाल पूछा गया, बातचीत हुई, कितनी बार हुई, क्या निकला, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अगर पुरानी स्थिति होती तो ईरान के साथ एक टेलीफोन पर ही होर्मुज़ रूट खुल जाता, लेकिन स्थिति बदल चुकी है और बदलती हुई स्थिति में पूरी दुनिया के सामने जो संकट है उसे अमेरिका भी संभाल पाने में सक्षम हो नहीं पा रहा है। जो इजराइल वेस्ट एशिया के भीतर ताकतवर देश के तौर पर मौजूद था, उसके अपने घर में जितनी मिसाइलें गिरी और जो परेशानियों से वो जूझ रहा है, उसके सामने भी मुश्किल है कि बिना अमेरिका के अब वो कितने दिन तक अकेले चल सकता है। जो स्थिति पिछले बरस ईरान के साथ इजराइल के युद्ध की थी,
उस दौर को याद कीजिएगा तो हो सकता है ध्यान में आए बहुत सारे देश ईरान के खिलाफ थे। लेकिन इस वक्त की ऐसी परिस्थिति है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यूरोप तक से आवाज आ रही है। युद्ध की परिस्थितियों को लेकर कोई ईरान के साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका के पक्ष में नहीं खड़ा है। अब सवाल भारत के भीतर का इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत की अपनी पहचान जो है खाड़ी देशों के साथ इस रूप में जुड़ी हुई है कि सिर्फ अगर यूनाइटेड अरब अमीरात के भीतर भारत की नागरिकों की संख्या देखें तो वो 36 लाख है। 36 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं। सऊदी अरब में 25 लाख लोग रहते हैं भारत के। बहरीन में लगभग 3.5 लाख लोग रहते हैं भारत के। कतर में ये तकरीबन 8.5 लाख लोग रहते हैं भारत के। ये डाटा एमईए का है। इसके हटके भी हो सकता है यह आंकड़ा बढ़ जाए, यानी कम नहीं होगा। 1 करोड़ की तादाद अगर भारतीयों की खाड़ी देशों में है और खाड़ी देशों की पूरी इकोनॉमी ढहढाने की दिशा में अब ईरान बढ़ रहा है, वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहां के बैंक तक को निशाने पर लेने का जिक्र कर रहा है, तो फिर जो ऑयल रिफाइनरी है या ऑयल डिपोज हैं या जहां पर भारत के लोग काम करते हैं, वहां पर सोचिए क्या हालात होंगे, क्योंकि सब निशाने पर आ चुके हैं। और अब भारत के भीतर का संकट है, जहां पे फर्टिलाइजर किसानों तक नहीं पहुंचा तो स्थिति अनाज से जुड़ेगी। अनाज वही जो गरीब कल्याण के तहत इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया जाता है। यानी भारत के भीतर के संकट को निपटाने के लिए क्या वाकई अमेरिका और इजराइल से भारत की दोस्ती मायने रखती है, खासतौर से तब जब भारत ही अपने बारे में निर्णय ना ले पा रहा हो। यानी अमेरिका कहे रूस से तेल लो तो रूस से तेल लेंगे। अमेरिका कहे कि अब एक टेक्सास में रिफाइनरी खुलेगी जिसमें रिलायंस हमारे साथ है, तो भारत में खामोशी है। लेकिन अमेरिका में इस बात का जिक्र है। अच्छा, 30 लाख करोड़ रुपए, तकरीबन 27 लाख करोड़ बनते हैं, जो $30 बिलियन का जिक्र हो रहा है, $300 बिलियन का जो जिक्र हो रहा है। ये सारे सवाल इसलिए मायने हैं क्योंकि इस वक्त सिर्फ भारत की इजराइल से निकटता, अमेरिका के कहने पर चलना, ईरान से दूरी, मिडिल ईस्ट को लेकर खामोशी बरतना, या ये सारे सवाल और होर्मुज़ रूट से लेकर चीन और रशिया तक का रास्ता खुला हुआ है, भारत का नहीं खुला हुआ है। जबकि भारत उस ब्रिक्स का हिस्सा है जिस ब्रिक्स को बनाया भारत ने भी, और उसमें बाकी देशों के लिए ईरान ने खोला है, भारत के लिए नहीं खोला है। तो भारत कौन से डील करेगा, यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि यह संकट लंबा खींचने की स्थिति में ईरान खड़ा हो चुका है। जिस बात का जिक्र आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने किया वो पहले सुन लीजिए। 8 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, नागरिक मारे गए बदला लेंगे, नुकसान की भरपाई अमेरिका और इजराइल करे, होर्मुज़ रूट बंद रहेगा, जहाजों पर हमला जारी रहेगा। पड़ोसी से अच्छे रिश्ते हैं लेकिन उन्हें समझना होगा जब तक वो अमेरिकी बेस नहीं हटाएंगे हमले जारी रहेंगे। वहां बेस हटाने का जिक्र है। भारत के तो अमेरिका के निर्देश के अनुसार इस दौर में तेल कहां से ले और गैस कहां से ले और किस तरीके से अपनी अर्थनीति को बनाए, इस दिशा में भारत कहीं ज्यादा करीब हो चुका है अमेरिका के। और अमेरिका की सुरक्षा और शांति कितनी झूठी है इसका जिक्र भी सुप्रीम लीडर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश संभल जाएं, बेस को हटा दें। और होते होते बात यहां तक आ गई कि अगर इस तरीके से होगा तो हम दूसरे मोर्चों को खोलेंगे, जो अदर फ्रंट्स कुड बी एक्टिवेटेड। इस मैसेज को जब दिया गया ईरान के जरिए, तब अमेरिका और इजराइल में यह नया संकट था कि वो नेक्स्ट एक्टिवेट होने वाले रूट्स कौन से होंगे। यह मैसेज है दरअसल कि युद्ध लंबा चल रहा है, युद्ध लंबा चलेगा। अब इस परिस्थिति में दोबारा लौटिए भारत के भीतर की परिस्थिति को लेकर, जहां पे भारत तेल अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकता है। गैस और होर्मुज़ रूट को लेकर ईरान अपने तौर पर अब कोई डील ऐसी करेगा नहीं जिससे उसे लगे कि दरअसल भारत एक गुट निरपेक्ष देश के तौर पर उसकी पहचान है, ऐसा नहीं है। या फिर विरासत के तौर पर जो पुरानी पहचान भारत की इससे पहले ईरान के साथ रही, वह भी डगमगा चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौर में खामोश हैं। ध्यान दीजिए, यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के स्टामर ने भी कहा, जर्मनी के चांसलर तक बोले, स्पेन के प्रेसिडेंट तो खुलकर बोले, कनाडा के राष्ट्रपति बोले, फ्रांस के मैक्रोन ने तो यहां तक कह दिया कि आखिर अमेरिका सोचता क्या है, उसने कैसे रूस पर से प्रतिबंध हटा लिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले।
जो मैसेज आया उसमें यही मैसेज आया, नेतान्याहू से बात हुई है, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से बातचीत हुई है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है, और इन सब के बीच भारत के भीतर जो कमेटी बनाई गई इस युद्ध के संकट को लेकर, उस कमेटी में 3 मंत्री हैं। अमित शाह हैं, जो दुनिया के किसी भी देश की यात्रा इस दौर में बतौर मंत्री किए ही नहीं, और सामान्य तौर पर वो विदेश जाते नहीं हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनके दूसरे देशों के साथ संबंध जो होंगे वह विदेश मंत्री के आश्रय ही होंगे। इस कमेटी में विदेश मंत्री जयशंकर भी हैं, जिनके पास जवाब नहीं है जब वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं कि भारत की अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए वो अमेरिका के रास्ते चल पड़े हैं या रूस से करीब हैं। पहले रूस से करीब थे, फिर अमेरिका के रास्ते चल पड़े। इन सवालों के बीच उलझ गए। और तीसरे शख्स हरदीप पुरी हैं, जो अमेरिका में एम्बेसडर भी रह चुके हैं, और उनका नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया। और आज पार्लियामेंट के भीतर जैसे ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिक्र किया कि देखिए तेल मंत्री यहां बैठे हुए हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में, तो उसके बाद संसद ठप हो गई। अंदर में कहा और बाहर फिर पूरे पार्लियामेंट्रीज सिलेंडर लेकर बैठ गए। यह उस पॉलिटिकल संकट का भी ऐलान है जो भारत के भीतर राजनीतिक घटनाक्रम में अब हर कोई समझ रहा है कि दरअसल एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत के भीतर की राजनीति को भी अब सीधे प्रभावित करेगी। I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Sir, I'm talking about national. I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. यानी पूरी स्थिति को अगर आप परखना शुरू करें तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उथल पुथल है, सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, जो कंज्यूमर है उसके सामने महंगाई का संकट है, जो इंडस्ट्री या उद्योग हैं उनके सामने अब उनकी लागत बढ़ चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं उनको कितना लाभ और कितना घाटा। तो क्या भारत अपने स्टैंड की वजह से अब नुकसान सहने की दिशा में बढ़ रहा है? और नया सवाल यह है कि वो कौन सी डील करेगा ईरान के साथ, क्योंकि रशिया के साथ क्या हुआ, रशिया को झटके लगे हैं। इससे पहले सीरिया में जो असद की सत्ता गई उससे झटका लगा, वेनेजुएला में मादुरो को अमेरिका उठाकर ले गया उससे झटका लगा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जो हत्या हुई उसके बाद झटका लगा। लेकिन इस दौर में यूक्रेन युद्ध से सबका ध्यान हट गया। हथियार अब यूक्रेन नहीं जा रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट जा रहे हैं जिससे ईरान पर हमला कर सके, जो अमेरिकी हथियार है। पैट्रियट मिसाइल और जो इंटरसेप्टर थे वो अमेरिका के पास कम हो गए हैं, यानी रूस की ताकत को अब चुनौती देने वाला कोई नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर ईरान ही रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा था और अब रूस ही मदद कर रहा है, जो बात जिक्र है खुफिया जानकारी की। यानी रशिया अपने तौर पर जो वित्तीय मदद अब उसे मिल रही है और जो प्रतिबंध हटा लिए गए और भारत अब फिर से तेल खरीदेगा ज्यादा कीमत पर, यह सारे सवालों में लाभ रूस को है। चीन की परिस्थिति को समझिए तो उसको एक्सपोर्ट पर असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि जीडीपी का 20% एक्सपोर्ट से चाइना में जुड़ा हुआ है। लेकिन इस दौर में दुनिया एनर्जी संकट में है, लेकिन ईरान से एनर्जी उसको सही कीमत सस्ते होमर्ज रूट से बकायदा चीन को मिल रही है, उसको कोई संकट नहीं है। बाकियों के लिए 10 से 14 दिन का रास्ता बड़ा हो गया, क्योंकि अब उन्हें दक्षिण अफ्रीका से होकर या केप ऑफ गुड होप के रास्ते गुजरना पड़ेगा। यानी लगभग हर
खेप में जो टैंकरों की होती है उसमें $20 लाख का अतिरिक्त खर्चा कमोवेश हर में आएगा। अब सवाल है कि चीन को यह लाभ इसलिए भी है क्योंकि ताइवान को लेकर अमेरिका कुछ नहीं कह सकता है, और दुनिया के तमाम बाकी देश, वियतनाम में 60% डीजल बढ़ गया, फिलीपींस में वर्किंग डे 4 दिन कर दिया गया, अड़ोसी पड़ोसी देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, संकट हर जगह है। लेकिन भारत का सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की इकोनॉमी जिस मार्केट इकोनॉमी के साथ अमेरिका से जुड़ी थी, उसमें एक व्यापक शिफ्ट यूक्रेन युद्ध के वक्त आया, लेकिन ट्रंप के आने के बाद फिर से उस दिशा में भारत चलता चला गया। परिस्थितियां नाजुक हुई। आज की तारीख में भारत अगर अमेरिका के रास्ते नहीं चले और चीन से सामान ना ले तो पूरी इकोनॉमी ढह जाके गिर जाएगी, क्योंकि आपने कोई अल्टरनेटिव बनाया ही नहीं, शुरू ही नहीं किया। 100 अरब बिलियन यानी $100 बिलियन का घाटा चीन के साथ भारत के व्यापार का हो चुका है, और इसीलिए भारत ने अब चीनी निवेश पर लगी पाबंदी जो 2020 के बाद लगाई थी, सब कुछ हटा ली है। कोई भी अब निवेश कर सकता है। जो सौदे रुके हुए थे वो सभी सौदे फिर से शुरू हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में, सोलर सेल सेक्टर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में खुल सकते हैं। यानी इकोनॉमी कैसे संभालें। कल तक सीमा पर चीन से झगड़ा था तो पाबंदी थी, आज इकोनॉमी संकट है तो समझौता है। ठीक वैसे ही जो अमेरिका ने किया कि रूस पर सैंक्शन थे, अब सैंक्शंस हटा लिए। भारत डील अमेरिका के साथ करे, इजराइल के साथ करे, लेकिन अपनी इकोनॉमी को अगर युद्ध लंबा चल पड़ा है तो कैसे संभालेगा। शायद ये सबसे मुश्किल हालात इस परिस्थिति को लाकर खड़ा कर चुके हैं कि अगर स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड नहीं बदला, परिस्थितियां देश के भीतर कहीं नाजुक तो नहीं हो जाएगी, और संभालेगा कौन, अमेरिका या इजराइल? संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।